यस सर। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में एंगल बिटवीन वेक्टर्स कंप्लीट किए थे, है ना। और एंगल निकालने का कंडीशन बताए थे कि हमें दो वेक्टर्स का क्या करना होता है, या तो टेल को मीट करवाएंगे या दोनों के हेड को मीट करवाते। देन उन दोनों लाइन के बीच जो स्मॉलर एंगल होगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। लेट यू हैव वन वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, दिस इज इन बी, एंड ये एंगल तुम्हें थीटा गिवन है। अब तुमसे कह रहा है इस केस में फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो तुम्हें ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल कैलकुलेट करना है। तो ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर? गुड, इट इज 180 माइनस थीटा। ध्यान से देखना, हमें एंगल किस किस वेक्टर के बीच निकालना था? ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच। तो सबसे पहले तुम्हें माइनस बी वेक्टर ढूंढना है। बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो माइनस बी वेक्टर इसके अपोजिट साइड होगा। सो ऐसे एक एरो ड्रॉ करते एंड दिस विल बी योर माइनस बी वेक्टर। और इस केस में देखो क्या हो रहा है, जो तुम्हारा ए वेक्टर है इसका हेड एंड माइनस बी वेक्टर, इस माइनस बी वेक्टर का दोनों का हेड मीट कर रहा है। सो हेड मीट कर रहा है तो हमें कंडीशन पहले से फुलफिल है। सो द एंगल विल बी, इस लाइन और इस लाइन के बीच अब स्मॉलर एंगल ढूंढो, तो दिस विल बी द स्मॉलर एंगल, है ना। और क्वेश्चन में ये एंगल थीटा गिवन है। सो इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है, दिस इज 180 माइनस थीटा। सो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 डिग्री माइनस थीटा। सो दिस इज द एंगल पार्ट बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तुम्हें अगर लगता है कि नहीं, मुझे इस दोनों वेक्टर के टेल को मिला करके ही एंगल फाइंड करना है, तो तुम दोनों के टेल को मिला के देख लो। इन दोनों के टेल को यहाँ पे ले आते हैं, सपोज दिस पॉइंट, एंड इस वेक्टर को आगे शिफ्ट किए तो ए वेक्टर ऐसे हो जाता, और ये जो माइनस बी वेक्टर इसको शिफ्ट करके इस पॉइंट पे लेके आओ। सो दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। अब इस दोनों का टेल मीट कर रहा है, सो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंड क्वेश्चन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन, इसके बीच का एंगल थीटा गिवन था, तो दिस इज 180 माइनस थीटा। तो तुम कैसे भी एंगल निकालो, दोनों के हेड को मीट करवा के एंगल फाइंड करो या दोनों के टेल को मीट करवा के एंगल फाइंड करो, दोनों केस में ही तुम्हारे आंसर सेम आएंगे। सो दिस इज द वे टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब नेक्स्ट देखो, अब आता है मेन जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर्स का, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो नेक्स्ट हेडिंग डालना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को ऐड करने के तीन मेथड है। सो उसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो एडिशन बोलो, या इसको हम लोग रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स बोलो, या हम लोग इसको नेट वर्ड भी यूज करेंगे, नेट वेक्टर बताओ। तो रिजल्टेंट बोलो या एडिशन बोलो, दोनों का एक ही मीनिंग है। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के तीन मेथड है। सबसे पहला दैट इज नोन एज ट्रायंगल लॉ। जो सेकेंड लॉ है दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ, and the third law is known as polygon law। ठीक है, सो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। इन सारे लॉज में अगर तुम इस लॉ को जानते हो, ट्रायंगल लॉ अगर तुम्हें अच्छे से मालूम है, तो ये इसी लॉ से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी लॉ से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे वेक्टर्स की हर टर्म हम लोग पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ से ही एक्सप्लेन करेंगे। सो इसलिए इसको अच्छे से स्टडी करना है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम लोग एडिशन जानते हैं, है ना, हम लोग नॉर्मल एडिशन 10th क्लास तक में एडिशन पढ़े हैं, तो फिर वेक्टर्स को ऐड करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एडिशन की रिक्वायरमेंट या अलग से रूल पढ़ने की जरूरत क्यों है, उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर देंगे क्यों हम लोगों को ये रूल पढ़ना पड़ रहा है। सो ध्यान दो, सपोज तुम्हारे पास हम दो कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं।
let them a mass of 5 kg and 3 kg are placed on the ground. तुमसे पूछे what is the total mass या what is the net mass in this case, तो तुम बोलोगे सर टोटल मास की वैल्यू 5 प्लस 3 दिस इज 8 kg है. सेकेंड सिचुएशन, मान लो हम एक मास को ऐसे ग्राउंड पे रख रहे हैं, दिस इज योर 5 kg, और एक मास को ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रख रहे हो एंड दिस मास इज 3 kg. जैसे ये इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे हम एक मास को यहाँ पे रख रहे हैं, सो दैट मास इज 3 kg और यहाँ पे मास 5 kg है. इस कंडीशन में भी तुमसे बोले कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो फिर से टोटल मास की वैल्यू क्या बोलोगे, दिस इज 5 प्लस 3, सो 5 प्लस 3 एंड इट्स मास इज 8 kg. तो मास कैसे भी रखा हुआ है, तुम इसके कंडीशन को नहीं देख रहे हो कि मास ग्राउंड पे रखा हुआ है या मास किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, हम टोटल वर्ड पूछ रहे हैं, दोनों को तुम ऐड कर दिए. सेकेंड कंडीशन देखो, लेट ए ब्लॉक, और इस ब्लॉक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो फोर्स लगाए, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, एक और फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए, इसकी वैल्यू 2 न्यूटन. अब पूछे कि बताओ इस पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, टोटल मतलब रिजल्टेंट कितना है, तो टोटल फोर्स की वैल्यू बोलोगे F नेट या रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2. सो यहाँ पे टोटल फोर्स की वैल्यू 12 बोल रहे हो. इसी सिचुएशन में हम क्या किए, इस ब्लॉक पे एक फोर्स इस साइड लगाए, इसकी वैल्यू मान लो 10, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए, इसकी वैल्यू मान लो 2. अब हम पूछे कि बताओ यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितना होगा नेट फोर्स, वंस यस सर. इस केस में बताओ नेट फोर्स की वैल्यू कितनी, सर बोलो सर 12. 12. अंश तुम बताओ. सर 8. इस पॉइंट पे जब हम अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 10 माइनस 2 बोलोगे एंड दिस वैल्यू इज 8 न्यूटन. तुम इसको ऐसे समझो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और तुम भी इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, इस पे नेट फोर्स कितना, तो 20 नहीं, इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 10 और 10 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और नेट फोर्स इज 10 माइनस 10 एंड इट इज 0. तो यहाँ पे जब नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, यहाँ पे नेट फोर्स निकाल रहे हो तो यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, जबकि मास के कैलकुलेशन में हम यहाँ पे टोटल मास पूछे तब भी तुम ऐड कर रहे हो, यहाँ पे टोटल मास पूछ रहे हैं तब भी तुम ऐड कर रहे हो. तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मास है, दिस मास इज स्केलर, मास की वैल्यू क्या थी, स्केलर क्वांटिटी है मास, इसलिए तुम इसका डायरेक्शन नहीं देख रहे हो कि कैसे रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होते, सो दोनों को ऐड कर लिए. लेकिन फोर्स क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है. तो इस केस में दोनों एक डायरेक्शन में तो ऐड किए, अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों सब्ट्रैक्ट किए. लेकिन अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आए जिसमें इस ब्लॉक पे एक फोर्स इस साइड लग रहा हो 10 और एक फोर्स इस साइड लग रहा हो 2 न्यूटन, अब पूछे कि बताओ यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो इस केस में ना तो हम दोनों को ऐड करके आंसर दे पाएंगे और ना ही इस फोर्स को हम लोग 10 माइनस 2 कह के आंसर दे पाएंगे. समझ आ रहा है, दोनों ही रिजल्ट यहाँ पे गलत है, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी गलत है, ऐड करोगे तब भी गलत है, क्योंकि ऐड तब करेंगे जब दोनों सेम साइड होंगे यानी सेम डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट तब करते हो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो इन सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए कि ठीक है चलो दो वेक्टर्स अलग अलग एंगल्स पे हैं, तो इस केस में रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इसी को स्टडी करने के लिए हम लोग इस 3 लॉज को स्टडी करते हैं. सो दैट्स व्हाई कि किसी क्वांटिटी को डायरेक्शन वाइज कैसे तुम ऐड करोगे वो चीज हमें ये लॉज सिखाता है. तो ये लॉज अगर आएगा तो तुम डायरेक्शन वाइज कैलकुलेशन या एडिशन कर पाओगे, और क्यों सेम साइड है तो ऐड कर रहे हैं, अपोजिट साइड है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी इस लॉज से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो अब हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एडिशन, ट्रायंगल लॉ. देखो
तो ट्रायंगल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान से देखना, सबसे पहले इस लॉ को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर लैंग्वेज लिखवाएंगे। ध्यान से देखो, ट्रायंगल लॉ कहता है जिस दो वेक्टर को तुम्हें ऐड करना है उसको अरेंज करो एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड टेल। सो मान लो तुम्हें दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर ऐसे बी, तुमसे कहा इन दोनों को ऐड करो। तो ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट है फर्स्ट अरेंज द वेक्टर्स एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड टेल। सो इस वेक्टर को यहां ड्रॉ करते हैं और इस वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर के टेल को रखते हैं, तो इसके टेल को यहां पे रखेंगे। तो ध्यान देना, अब मेरे इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल यहाँ पे मीट कर रहा है, और हेड एंड टेल मिलाने के बाद पहले वाला वेक्टर जो है, इस वेक्टर का जो टेल है, इसके टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में मिलाने वाला जो भी तुम्हारा वेक्टर मिलेगा, दिस वेक्टर इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। सो एक वेक्टर के हेड पे जब दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाते हैं तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाला जो एरो या वेक्टर है उसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ। ध्यान देना, एंगल निकालने के लिए क्या बोले, दोनों के टेल या दोनों के हेड को मिलाओगे, लेकिन ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है, एक का हेड और दूसरे का टेल मिलाना है, ये ध्यान रखना। तो अब पहले इसका स्टेटमेंट लिखो, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट लिखना। यहां तक तो नोट कर चुके हो ना अंश? यस सर। चलो स्टेटमेंट लिखो। लिखो, if we meet MEET, if we meet head of one vector, if we meet head of one vector with the tail of another vector, if we meet head of one vector with the tail of another vector, with the tail of another vector, then the vector joining tail of the first vector with the head of another vector will give resultant vector. ठीक है, तो तुमसे ये बोला कि अगर हम एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिलाएं तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाला वेक्टर ये रिजल्टेंट बना। रिजल्टेंट वर्ड का मतलब एडिशन। सो वी कैन राइट दिस आर वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये स्टेटमेंट है तुम्हारे ट्रायंगल लॉ का। अब पहले हम इस लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग केस में कैसे तुम दो को ऐड कर पाओगे, तो इसको समझाने के लिए ध्यान दे लो। सपोज तुम्हारे पास एक वेक्टर है r1, दूसरा वेक्टर है इस साइड, लेट दिस इज r2, है ना, और तुमसे कहा कि इस r1 r2 वेक्टर्स में हम एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस इज योर d वेक्टर। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ किस दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल होना है? इसमें किस दो वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ? Sir, R2 will be equal to R1 plus D. गुड। सो इस केस में होगा क्या, ध्यान देना, हमें ढूंढना क्या है, वैसा पेयर ढूंढना है वेक्टर्स का या एरो का जिसमें हेड और टेल आपस में कंबाइन हो रहा हो, एक का हेड और दूसरे का टेल कंबाइन हो रहा हो। यहाँ पे क्या देखो, इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों का क्या मीट कर रहा था, हेड मीट कर रहा है, लेकिन इस वेक्टर और इस वेक्टर को ध्यान से देखना, इस वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर का टेल मीट कर रहा है, तो इसके टेल से इसके हेड को मिलाओगे तो ये रिजल्टेंट बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वी कैन राइट ये रिजल्टेंट बना, दैट मींस R2 वेक्टर जो है ये इक्वल होगा R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर के। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ। वंस क्लियर हुआ यहाँ तक तुम्हें? चलो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सप्लेन करते हैं इतना। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ magnitude and direction of resultant vector, calculation of magnitude and direction of resultant vector। तो देखो अब इसमें थोड़ा सा तुम लोग भी डायग्राम बड़ा बनाना। मान लो हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, सो दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। सो हम लोग इसको हेड एंड टेल के फॉर्म में अरेंज किए, तो इसके टेल से इसके हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर बना। सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। एंड जैसे हमें मान लो दो नंबर्स को ऐड करना होता, तो मुझे उस नंबर का इंफॉर्मेशन गिवन होगा तभी हम उसको एडिशन कर पाएंगे। जैसे हमसे बोले 10 + 2 इसको ऐड करो, तो 10 और 2 गिवन है तभी हम ऐड कर पा रहे हैं ना। सेम वे में अगर हमसे कह रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ऐड करो, इस वर्ड का मीनिंग है ए एंड बी का इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन होना चाहिए। अब वेक्टर्स के पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मुझे ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन होना चाहिए और डायरेक्शन का मतलब बोले थे एंगल, सो इन दोनों के बीच एंगल गिवन होना चाहिए। उसके बाद ही हम एडिशन कर पाएंगे। तो हम लोग को क्या क्या गिवन होगा, सो वी हैव, जो गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर को ऐड करना है, ए को ऐड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये तुम्हें ए है और ये ए है क्या, ओ ए लेंथ है ना, एरो का लेंथ इज द मैग्नीट्यूड। सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमसे कह रहा है, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ ये लेंथ विच इज बी, एरो का लेंथ, और ये ए बी है। सो मुझे ए की वैल्यू ये गिवन होगी, ये गिवन होगी और दोनों के बीच का एंगल गिवन होगा। सो एंगल निकालने के लिए क्या कंडीशन था, दोनों इसका और इसके बीच एंगल ढूंढ रहे हो तो इन दोनों का टेल मिलना चाहिए। इसको आगे शिफ्ट कर लो, तो मेरे डायग्राम में अगर हम इसको आगे शिफ्ट करते हैं तो इस वेक्टर का टेल और इसका टेल, सो दिस एंगल इज थीटा, ये ए वेक्टर हो जाता और इसके बीच का ये टेल होता, सो दिस इज द एंगल। सो वी हैव गिवन दिस थीटा। इतने पार्ट तुम्हें गिवन होगा और इसके बाद हम इस r को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम नंबर एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। जैसे तुम्हें 10 और 2 इसको ऐड करना था, वो गिवन है तब ऐड किए, उसी तरह से इस दोनों को ऐड करना है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है और मेरा आंसर इसके टर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये गिवन होगा तो आंसर इसके टर्म में लाना है, या फॉर्मूला। अब देखो हम लोग जो भी रिजल्ट जानते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम कह लो, 10th क्लास तक जो हम पढ़े हैं थ्योरी, या तुम लोग sin थीटा इक्वल्स टू p/h या cos थीटा इक्वल्स टू v/h, ये सारे कौन से ट्रायंगल में पढ़े हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं कि हम उस मेथड्स के या sin थीटा cos थीटा अप्लाई करके इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए। तो मुझे सबसे पहले राइट एंगल ढूंढना है, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, क्योंकि मेरे पास जो भी फॉर्मूला है 10th क्लास तक वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़े थे। तो यहाँ पे आओ, हमें r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मींस कौन सा लेंथ निकालना है बताओ। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ये एरो है r का, सो ये लेंथ काउंट करेंगे, हाँ ये लेंथ काउंट करेंगे तो ये मुझे इसका मैग्नीट्यूड दे देगा। सो ये गिवन है और वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बताओ, तो वी हैव टू फाइंड द r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये एरो लेंथ विच इज OB, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस टर्म, इसको कैलकुलेट करना है, ये गिवन है। तो OB लेंथ को लेते हुए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सो OB लेंथ को लेके राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना सकते हो, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ रहा है। सो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो अब ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बना और इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो जो मुझे फाइंड करना था। सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BOM, देखो इस ट्रायंगल में व्हाट विल बी OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर एंड देन प्लस BM स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाए। So we get OB is equals to under root of OM square
and then plus bm square. And what is this OB? OB is the magnitude of R vector, so we write simple R. So we get R is equals to under root of OM square plus BM square. This is equation 1. इतना पहले नोट करो, फिर हम इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. इस पार्ट को नोट करो सही से. अंश RS1 में कोई पॉइंट कंफ्यूजन नहीं है ना? यस सर. यस सर. चलो नोट करो इसको. तो देखो, अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये और ये वैल्यू चाहिए. अब OM एंड BM क्या होगा, ध्यान से देखना. हमें तो ये गिवन है. OM मतलब ये डिस्टेंस है. इस डिस्टेंस में ये डिस्टेंस तो A हो गया, बट मुझे AM डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तभी हम OM डिस्टेंस को काउंट कर सकते हैं. सिमिलरली BM डिस्टेंस भी काउंट करना होगा. तो मेरे पास AM यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालने के लिए फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढेंगे. और इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को लेके कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये वाला, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल. सो अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ABM, क्योंकि इसको और इसको निकालने के लिए मुझे ये लेंथ और ये लेंथ चाहिए, सो इसको लेके ट्रायंगल बना रहे हैं. अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ABM. सो देखो, ABM ट्रायंगल में क्या क्या चीज तुम्हें मालूम है. सो देख, इस ट्रायंगल में थीटा, ये थीटा जानते हो, ये गिवन है. और इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस जानते हैं, दिस इज योर B, AB, दिस लेंथ इज B. सो इस ट्रायंगल का ये जो डिस्टेंस है दैट इज द हाइपोटेनस H. और H कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आता है, दिस कम्स इन साइन एंड कॉस. साइन थीटा इज P by H, कॉस थीटा इज B by H. तो हम लोग इस ट्रायंगल में साइन थीटा एंड कॉस थीटा अप्लाई करते हैं. सो फ्रॉम द ट्रायंगल ABM, if you are calculating sin theta, then sin theta equals to BM divided by ये distance AB. So यहाँ से BM की वैल्यू आ गई AB sin theta and AB sin theta लिखे. And what is the AB? AB is your B. So we write here B sin theta. So अब हम लोग BM की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए. Similarly इस ट्रायंगल में साइन के बाद अब cos थीटा लगाओ. Also cos theta is equals to, जब हम cos theta यूज करेंगे then cos theta will become base upon hypotenuse. So base is AM divided by this distance is B. So we get AM is equals to B cos theta. अब देखो AM कैलकुलेट कर लिए तो हम लोगों को OM आ जाएगा. So we have OM is equals to, OM is this distance, ये हमें चाहिए इस वाले फॉर्मूले में. So OM की वैल्यू आ जाएगी ये प्लस AM. So ये डिस्टेंस A आया प्लस AM की वैल्यू जो है B cos theta, so it is B cos theta. So OM is A plus B cos theta and BM is B sin theta. अब हम BM जान रहे हैं, OM जान रहे हैं, इन दोनों को यहाँ रख दो तो मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा. So हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से दिस R is equals to under root of OM square, and OM is A plus B cos theta. So we write here A plus B cos theta term whole square and then plus the BM part, and this BM is B sin theta. So this is B sin theta whole square. ये तुम्हारा वैल्यू है. अब इसको एक्सपैंड कर लो. This comes out A plus B whole square, so we can write A square plus B square cos square theta, then plus 2AB cos theta, and then plus, what is this value? B square sin square theta. So B square sin square theta है. अब इस टर्म को और इस टर्म में देखो, दोनों में B square कॉमन है. So A square plus B square plus 2AB cos theta, and now sin square theta plus cos square theta is 1. So we get under root of A square plus B square plus 2AB cos theta.
एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दिस r इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए बी कॉस थीटा। तो इस चैप्टर का ये पहला फॉर्मूला है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लॉजिकली बताएं कि कैसे तुम इस फॉर्मूले तक आए हो और आगे के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये कैसे है वो बता चुके हैं, लेकिन ये याद रहे ना रहे ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले में ध्यान दो, ये ऑलमोस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट एक्स्ट्रा टर्म क्या है यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई किए हुए हो। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड पोर्शन। इसको जल्दी से नोट करना। देखो तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड जानते हैं। दूसरा तो ये जो तुम्हारा r वेक्टर है जिसका इंफॉर्मेशन तुम्हें निकालना था, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होंगे। यही दो चीज कैलकुलेट करना था। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या बोले थे, वी विल फाइंड द एंगल। अब तुम्हें इसमें ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, तो तुम इस r का एंगल किसी के साथ निकाल सकते हो, a के साथ या b के साथ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, ये वेक्टर्स तुम्हें गिवन थे। तो मान लो हम कहते हैं कि a वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो अल्फा है। लेट दिस एंगल इज अल्फा। a वेक्टर का टेल r वेक्टर का टेल मीट कर रहा है, सो दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स व्हिच इज अल्फा। सो नीचे स्टेटमेंट लिखना, लेट अल्फा बी द एंगल, लेट अल्फा बी द एंगल between r vector and a vector. Let alpha be the angle between r vector and a vector. Between r vector and a vector, then अब देखो इस अल्फा को भी निकालने के लिए हम अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं, तो फिर हमें ये ट्रायंगल देखना होगा और इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकालते हैं। तो देखो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, tan अल्फा इक्वल्स टू दिस इज bm अपॉन दिस डिस्टेंस व्हिच इज om। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस वैल्यू आया, सो bm अपॉन om लिखे एंड bm की वैल्यू कितनी है, सो bm निकाले थे, देखना अपने नोटबुक में, दिस वाज b sin थीटा divided by the om is a plus b cos theta, so we write here a plus b cos theta and this is the formula of tan alpha। और इसको हम लोग फॉर्मूला इसलिए बोल रहे हैं इसे या इसे, क्योंकि इसमें देखो ये सारे नोन टर्म है, ये तुम्हें गिवन था a b और थीटा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा, तो बस इसमें वैल्यू रखना और तुम्हारे आंसर्स आएंगे। और इसको याद करने का तरीका देखो कि ये कैसे याद करोगे, तो ध्यान देना, जस्ट एक रफ वे बता रहे हैं, तुम अपने मन से अगर याद कर सकते हो तो दूसरे वे से भी याद कर लोगे। tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, तो साइन वाला पार्ट ऊपर है एंड कॉस वाला पार्ट नीचे है। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन पार्ट ऊपर एंड कॉस पार्ट नीचे। सेकंड, जिस वेक्टर के साथ हम एंगल निकाल रहे हैं, यहाँ पे r का एंगल तुम a के साथ निकाल रहे हो, इसके साथ निकाल रहे हो, तो इसको छोड़ के दूसरा वेक्टर कौन बचा? द सेकंड वेक्टर इज b। यही दो वेक्टर गिवन था, ये तो r तुम्हें फाइंड करना है, तो इसका एंगल जब a के साथ निकाल रहे हो तो इसको छोड़ के दूसरा वेक्टर क्या बचा? b। सो वी राइट हियर b sin थीटा अपॉन b cos थीटा एंड दैट नीचे में जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं उस टर्म को ऐड कर लिए, सो b sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं उसको ऐड कर रहे हैं, दैट इज a। इसी के बेसिस पे अगर तुमसे हम कहते हैं इस ट्रायंगल में बताओ if beta be the angle between r vector and b vector, so हम इस डायग्राम को फिर से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, this is a b, ये r वेक्टर है। अब तुमसे कहा कि अगर इस r वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल ये है which is beta, है ना, इस दोनों का यहाँ पे हेड मीट कर रहा है, so this is the angle between r vector and b vector। तो tan बीटा की वैल्यू कितना लिखोगे? अब तुम्हें डायग्राम रीअरेंज नहीं करना है। tan बीटा अभी हम लॉ क्या बताएं, किस तरह से याद करवाए हैं, जिसके साथ एंगल निकाल रहे हो उसको पहले छोड़ दो, तो
तो हम r का एंगल b के साथ निकाल रहे हैं, तो b को पहले छोड़ देते हैं, b को छोड़ दो तो दूसरा वेक्टर कौन बचा, a. So we write here a sin theta divided by a cos theta. This term tan is sin upon cos. Then plus जिसके साथ एंगल निकाल रहे थे उसके मैग्नीट्यूड को ऐड किए, दैट इज b. So ऐसे तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये दो फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा तो आगे काफी डिफिकल्टी आएगी. जब रिलेटिव वेलोसिटी ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत बार वेक्टर्स में ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले का यूज होगा, है ना. तो ये दोनों टर्म तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, और कैसे याद करना है वो हम बता दिए. इसको नोट कर लो, पहले इस पार्ट को नोट करो, फिर हम इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बताते हैं कि कैसे इन टर्म्स में जो वैल्यूज है वो कैसे पुट करोगे. Sir, can you please explain the second one again? दिस वन, The beta one. दिस वन ना. Yes. Yes, sir. देखो, इसको याद करने के लिए हम लोग बोले पहले ये वैल्यू तक में तो दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो निकाल लोगे. Yes, sir. 10 is this upon this, तो इसकी वैल्यूज रख दी. हम इसको याद करने के लिए हम बताएं, अगर r वेक्टर a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, then we write tan अल्फा equals to जिसके साथ तुम एंगल निकाल रहे हो. tan चूंकि sin by cos होता है इसलिए sin पार्ट ऊपर है एंड cos पार्ट नीचे है. सेकेंडली हम क्या बता रहे हैं, अगर इसका एंगल a के साथ निकाल रहे हो तो a को छोड़ दो, दूसरा वेक्टर b बचा, तो b sin थीटा अपॉन b cos थीटा. देन प्लस जिसके साथ एंगल निकाले उसका मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं, सो a. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, हम r का b के साथ एंगल निकाल रहे हैं, तो tan बीटा इक्वल्स टू इसको छोड़ के दूसरा वेक्टर a है, सो वी राइट हियर a sin थीटा बाय a cos थीटा एंड देन प्लस इसका मैग्नीट्यूड दैट इज b. ठीक है. और कितने बार तुम्हें ऐसे भी होगा, जैसे कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, अल्फा के सामने वाला वेक्टर इज b, तो b अपॉन ये करके लिख दिए. यहाँ पे बीटा के सामने वाला वेक्टर a, सो a अपॉन ऐसे, जैसे तुम्हें याद करना है. लेकिन जो हम वे बताए हैं, बार बार तुम्हें ऐसे ट्रायंगल नहीं ड्रॉ किया हुआ होगा. अभी हम एग्जांपल बताएंगे इसलिए हम ऐसे याद करने बोल रहे हैं, ध्यान दो. अगर तुमसे कहता है कि दो फोर्स है, एक ऐसे लगा और एक ऐसे लगा, इसका रिजल्टेंट निकालो, तो तुम्हें ट्रायंगल नहीं है ना, ट्रायंगल तुम्हें बनाना पड़ता, फिर तुम देखते कि ठीक है इसके सामने वाला कौन सा वेक्टर है. यहाँ पे हम बिना ट्रायंगल बनाए हुए, मतलब ये डायग्राम ड्रॉ किए हुए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. इसलिए जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही याद करना. ठीक है. तो एक लास्ट बार बता रहे हैं, tan sin by cos, तो sin upon cos, जिसके साथ एंगल निकाल ले तो इसको छोड़ने के बाद ये b था, तो b sin थीटा बाई b cos थीटा प्लस ये मैग्नीट्यूड a. इसके साथ एंगल निकाल रहे तो इसको छोड़ के ये वेक्टर है a, सो वी राइट a sin थीटा बाई a cos थीटा प्लस इसका मैग्नीट्यूड b. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जब तुम्हें इस पे बेस्ड, ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. तुमसे कहा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड दो फोर्स है, वेक्टर्स हैं, जो भी वेक्टर्स हो सबके लिए ये एप्लीकेबल है. फोर्स के लिए एप्लीकेबल, डिस्प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेबल, वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल, जो भी वेक्टर्स हैं उस वेक्टर्स के लिए तुम ये लॉ अप्लाई कर सकते हो. तो मान लो हम फोर्स वेक्टर ले रहे हैं, इस पॉइंट पे दो फोर्स लगा, एक इस साइड, मान लो इस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन एंड दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री. एक दूसरा फोर्स इस साइड लग रहा है, इसकी वैल्यू है F2, मान लो इसका भी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 एंड 10. और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री. अब तुमसे कहा इन फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स बताओ क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, या एडिशन ऑफ फोर्स, या नेट फोर्स बताओ क्या होगा. तो ध्यान देना, अब मुझे बार बार ऐसे ट्रायंगल लॉ दिखाना नहीं है कि हाँ पहले एक का हेड दूसरे का टेल मिलाएंगे तो रिजल्टेंट होगा. जब तक क्वेश्चन में कहे नहीं कि ठीक है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके बताओ कि कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा. तो अगर तुम्हें ट्रायंगल लॉ बताना था तो एक का हेड दूसरे का टेल मिलना चाहिए, तो हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं. वैसे यहाँ पे इस वेक्टर को हम ऐसे एज इट इज लिखते हैं, दिस इज योर F1 वेक्टर, और इस F1 वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर के टेल को शिफ्ट कर लो. सो इसका टेल शिफ्ट करोगे तो ये F2 वेक्टर आया, और
इसके टेल से इसके हेड को मिलाते तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आता है जिसको हम लोग एफ वेक्टर बोल रहे हैं। एक का हेड दूसरे का टेल मिला तो इसके टेल से इसके हेड को मिलाते ये एफ बनता। मुझे डायग्राम में कहता कि डायग्राम में बताओ कि कौन रिजल्टेंट बना, तब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर सिंपल हमसे कह रहा है कि ठीक है ये दो दिया हुआ है इसका रिजल्टेंट निकालो, तो मुझे यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ एफ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी इसको ए बोल दो इसको बी बोल दो, किसी को ए भी कंसीडर कर सकते हैं। सो 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 10 है, सो 10 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 into 10 2ab and then the cos theta. What is the cos theta part? Cos. What is the theta? Theta बताओ क्या लिखें, 2ab cos theta। इस फॉर्मूले में थीटा क्या था, थीटा उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है जिसको तुम ऐड कर रहे हो। हाँ 30 होगा, ध्यान देना। जिस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल होता था इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर रहे हो तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ढूंढो। एंगल ढूंढना बता चुके हैं, इसका टेल और इसका टेल मीट कर रहा है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच ये एंगल बना। दिस इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो इस फॉर्मूले में ये वाला एंगल रखना है। ये टोटल एंगल 60, ये एंगल 30, सो दिस एंगल विल बी 60 minus 30, so this is 30 डिग्री। सो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 30 है। नाउ राइट द cos 30 is √3/2। this 2 and 2 cancel, so under root 100 plus 100 200 and then plus this is 100√3। so चलो हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। this is 200 plus √3 की वैल्यू 1.73 मान लो ले लेते हैं। this multiplied by 100 this comes out 173। this is under root of 373। this much Newton is the resultant force। ठीक है, सो ये तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। अब इसका अगर तुम डायरेक्शन देखो, अभी तो मैग्नीट्यूड निकाले इस एफ का। अब ध्यान देना, इसका दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकालने के लिए अभी पैरेललोग्राम ना बताएंगे तो और अच्छे से डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। अभी ये ध्यान से देखो, अगर इसका हेड और टेल मिलाते तो रिजल्टेंट किधर आता, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसको यहाँ शिफ्ट करते। जस्ट समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऐसे इसके हेड को मतलब इस टेल को यहाँ पे ले गए और ये एरो बनता, तो रिजल्टेंट कौन सा होता, इसके हेड से इसका टेल मिल रहा है तो इसके टेल से इसके हेड को मिलाते ये रिजल्टेंट बनता। सो ध्यान से देखना, रिजल्टेंट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस विल बिकम द रिजल्टेंट एफ जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड इतना निकाले। अब इस एफ का डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होगा, जो वेक्टर गिवन है F1 दिया हुआ था F2 दिया हुआ था, तो इस F का एंगल तुम F1 के साथ निकाल सकते हो या इस F का एंगल F2 के साथ निकाल सकते हो। तो मान लो हम इस एंगल को अल्फा बोल रहे हैं। एंगल बिटवीन F एंड F1 इज अल्फा। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड F1 जो यहाँ पे लिखे हो, तो बोला 10 अल्फा की वैल्यू क्या आती, तो वी राइट 10 अल्फा इक्वल्स टू, किसके साथ एंगल हम निकाल रहे हैं अपने डायग्राम में, इस रिजल्टेंट का F1 के साथ एंगल निकाल रहे हो। तो F1 को छोड़ दो, दूसरा वेक्टर क्या आया F2। सो वी राइट F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिखना तुम्हें आना चाहिए। इस रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल निकाल रहे हैं F1 के साथ, तो F1 को छोड़ दो, दूसरा वेक्टर कौन है F2, यही दो का रिजल्टेंट निकालना था। सो वी राइट F2 sin थीटा बाय F2 cos थीटा एंड देन प्लस F1 जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को नीचे ऐड करते हैं, जैसे यहाँ ऐड कर रहे थे। अब इसमें मुझे बताओ ये थीटा क्या रखे, इस सारे फॉर्मूले में थीटा क्या है, जो भी हम डेरिवेशन किए हैं यहाँ पे थीटा हो या रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में थीटा हो, वो थीटा क्या है, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिसको ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर रहे हो, इनके और इनके बीच का एंगल तो ये है ना 30 डिग्री था जो हम यहाँ पे रखे थे। सो इस थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे, F2 की वैल्यू 10 sin 30 डिवाइडेड बाय दिस इज 10 F1 F2 दोनों 10 cos 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सो इसको सॉल्व करते हैं, 10 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, ऊपर हाफ रह गया, नीचे यहाँ पे 1 प्लस cos 30 कितना √3/2। सो 2 को ऊपर ले जाओ,
तो ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। सो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो इतने के इक्वल आ गई। कितना होगा एंगल्स वो हम लोग बाद में देखेंगे, ये दिख नहीं रहा है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो tan अल्फा इक्वल्स टू this 2 and this 2 term cancel, so 1 divided by 2 plus √3। वंश आया समझ में? दिक्कत हो रही है? यस सर। प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है लेट यू हैव ए फुटबॉल। सो ये ग्राउंड पे एक फुटबॉल रखा हुआ है और 2 प्लेयर इस पे फोर्स लगाया। जैसे मान लो ये फुटबॉल है और इस फुटबॉल पे हम इधर से फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन, और दूसरा फ्रेंड जो है तुम्हारा इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है वो भी कितना 10। सो इस फुटबॉल पे एक फोर्स ऐसे लगा 10 न्यूटन का और एक फोर्स ऐसे लगा, ये भी जो है इस फोर्स की भी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, और दोनों फोर्स के बीच का जो ये एंगल है दिस इज 60 डिग्री। अब मुझे बताओ इस फुटबॉल पे नेट फोर्स कितना है। अब ये गलती मत कर देना, हम नेट बोल रहे हैं तो 10 + 10 स्केलर नहीं है कि इसको और इसको सिंपल ऐड कर दिया और ये नेट हो गया। नेट का मतलब रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बताओ इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द फुटबॉल। 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करो और फिर आंसर दो। सर √300। √300 सर माइनस हमें √250। देखो यही जनरली बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना। जैसे ही 2 वेक्टर दिखा तुम फॉर्मूला लगा लो, कोई बात नहीं है। फॉर्मूला लगाओगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे, √, ये सेम फॉर्मूला, इसको मान लो हम a बोल देते हैं, इसको मान लो b बोल देते हैं, किसी को भी a b कंसीडर करो। सो वी राइट a² यानी 10 होल स्क्वायर प्लस b² दैट मींस 10 होल स्क्वायर प्लस 2 into a into b, 2 into 10 into 10 and then the cos and theta। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो जनरली सब कोई जो है थीटा जो कहता है दैट थीटा इज 60। बट मुझे ये बताओ इस फॉर्मूले में थीटा हम क्या बोले थे, जिस 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हो उनके बीच का एंगल है। सो यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 है। वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना सिखाए हैं, पहले कंडीशन फुलफिल होना चाहिए उसके बाद एंगल ढूंढोगे। ऐसे नहीं कि 2 लाइन के बीच एंगल दिख रहा है। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए कंडीशन था इसका टिल और इसका टिल पहले मिलना चाहिए, फिर एंगल ढूंढेंगे। इस वेक्टर का टिल यहाँ है, इस वाले वेक्टर का टिल यहाँ पे, क्या दोनों के टिल मिल रहे हैं? नहीं ना। वन सारे समझ में? यस सर, यस सर। है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके टिल को शिफ्ट कर लेते हैं, एंगल पहले ढूंढते हैं। तो इसका टिल यहीं रहने दे रहे हैं, इसको शिफ्ट करके आगे ले जाते हैं। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे वी गेट दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर यहाँ ले गए, अब इस वेक्टर का टिल और इस वेक्टर का टिल यहाँ पे मीट कर रहा है। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, और ये एंगल यहाँ पे रखना है ना। तो इस फॉर्मूले में ये याद रखना, जो थीटा है वो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, यानी कि कोई भी 2 लाइन के बीच का एंगल लिख दोगे। सो दिस एंगल इज हाउ मच, ये 60, तो ये कितना होना है 120। टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन 180 होता, सो 180 minus 60 is 120, so this angle is 120। अब cos 120 की वैल्यू कितनी होती है वो वैसे तो मैथ में पढ़ोगे, इन मैथ में आगे जाकर के पढ़ोगे। हम फिजिक्स के लिए इस सब के वैल्यूज को अगले क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे निकालते हैं। अभी ये याद रखना cos 120 जो है वो -1/2 होता है, ये हम कल बता देंगे, मतलब अगली क्लास में बता देंगे कैसे निकालना है। सो cos 120 अभी एज्यूम कर लो कि इट इज -1/2, ये गिवन है। So this half and this half term cancel. So you have √100 plus this is your 100 and this plus minus is minus and this comes out again 100, है ना। So ये 100 और 100 cancel, so √100, so resultant force is 10 Newton। So इस फुटबॉल पे जो नेट फोर्स लगा उसकी वैल्यू 10 न्यूटन के इक्वल है। अब आया समझ में कैसे निकालना है? यस सर।